अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अंसार मुगीस है और मैं डाउ प्रॉपटेक के शुरू के आई वुड लाइक टू बिलीव 2021 से डाउ प्रॉपटेक का इन्वेस्टर हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैं नस्ट से इंजीनियरिंग और लम्ब से एमबीए किया हुआ है और आई हैव बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड टेक स्टार्टअप्स एवर सिंस। जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि मेरे बहुत से दोस्त और ख़ानदान के अफराद मामूली रकम से शुरू होने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे से मशवरा करते हैं। क्या आप इसके मतलब मज़ीद बताना पसंद करेंगे? अच्छा, एक्चुअली ये स्टार्ट इस तरह होता है कि मेरी फैमिली के अंदर और डिस्टेंट फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े पैसे जोड़ते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, और मुझे हमेशा होता ये था कि वो आ जाते थे और डिस्कशन करना चाहते थे कि यार कोई मशवरा दे दें कि इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। सैडली हमारी सिचुएशन ऐसी है मुल्क की भी और वो कि रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द प्राइम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, लेकिन जो 50 लाख वाला बंदा है वो तो 50 लाख 60 लाख का प्लॉट लेके डबल कर लेता है, लेकिन जो 3-4 लाख वाला बंदा है वो तो वहीं कहीं रह जाता है, उल्टा डी वैल्यू हो जाता है। तो मेरा जर्नी शुरू इस तरह हुई थी कि मैं क्योंकि कुछ अर्सा दुबई में था तो मैंने ये वहाँ पे देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट अलाउ कर रहे थे, एंड फिर मैंने ये सोचा कि यार इस तरह के कुछ पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइम जो इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है वो रियल एस्टेट है। तो इस तरह मेरी जर्नी में, मैं जब दुबई से वापस आया तो मेरा इरादा फुल था कि मैं कुछ अपना ही करूँगा और इस डोमेन में शायद मैं बड़ा स्टार्टअप ना भी बिल्ड करूँ, लेकिन या कम से कम मैं अपनी क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए अलाउ कर दूँगा, और विद अ गोल ऑफ एक गोल जो मैं और मेरे क्लोज फ्रेंड्स अक्सर शेयर करते रहे हैं, वॉज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को ये काफ़ी अच्छी तरह हेल्प करता था। ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट्स करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कोई रास्ता इतना आसान लगता नहीं था, और मैं क्योंकि टेक में मैंने काम किया हुआ था तो आई अंडरस्टूड कि टेक से बहुत सारी चीज़ें इनेबल हो सकती हैं। तो मैं जब वापस आया तो मैंने आके ज़रा रिसर्च शुरू की कि क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें करने की, स्टार्ट करने की। तो मैंने लीगल और वो चीज़ें देखना शुरू की। तो किसी ने मुझे, एक दोस्त था, मेरा एक ही कॉन्टैक्ट था रियल एस्टेट में, उसने मुझे राउट किया डाउ प्रॉपटेक की तरफ। मैं एज अ कस्टमर चला गया डाउ प्रॉपटेक के ऑफिस और मैंने जाके अपने सवाल पूछना शुरू कर दिए। मेरे 3 प्राइमरी कंसर्न्स थे। एक ये कि क्योंकि हमें रियल एस्टेट में इतना मैंने देखा है कि लोगों के साथ कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई वो हुआ होता है। तो एक ये कि रियल एस्टेट इटसेल्फ के कितने पक्के लोग हैं, ये नहीं है कि कल शुरू कर दिया और वो। दूसरा ये कि क्योंकि ये कहते हैं कि ये टेक प्लेटफॉर्म है और मेरा बैकग्राउंड टेक का था, तो मुझे पता था कि मैं जाके मिलूंगा, कोई मुझे जो भी कहे मैं ये समझ जाऊंगा कि टेक वाइज ये कितने स्ट्रॉन्ग है। टेक का थोड़ा सा अपना मुझे बैकग्राउंड बता दें, मतलब आप कह रहे हैं कि टेक। अच्छा, सो मेरा पहले बेसिकली आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम नस्ट। उसके बाद मैंने लम्ब से एमबीए कर लिया। कुछ अर्सा मैंने जैज़ के साथ काम किया, फिर करीम के साथ कुछ और टेक स्टार्टअप्स में मैं दुबई में रहा, और दुबई से आने के बाद भी मैं टेक में इन्वॉल्व रहा। और इन टेक हाँ, क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा तो आई अंडरस्टूड द इंडस्ट्री, आई अंडरस्टूड हाउ थिंग्स वर्क एटसेट्रा। तो मेरे 3 कंसर्न्स थे। एक ये था कि रियल एस्टेट कितनी पता है इनको, दूसरा ये कि टेक कितनी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि मैं जज कर लूँगा किसी न किसी तरह के क्या करना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज़ जिस पे मुझे बहुत एतबार था कि ये नहीं मुझे सेटिस्फाई कर सकेंगे, वो है कि कोई चीज़ हलाल है या नहीं। मैंने इस्लामिक बैंकिंग भी बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है, हमारे लम्स में भी हमारे सिलेबस का पार्ट भी थी। और 2016 से जब ये रियल एस्टेट के अंदर ये रेंटल स्कीम्स आ रही थी तो मुझे तब से फ़ोन आते थे, और मुझे कभी भी ये समझ में नहीं आई कि ये कैसे ऐसी रेंटल स्कीम आ गई जो चीज़ बनी नहीं है उसका रेंट दे रही है। तो आई वॉज श्योर कि कोई ना कोई ऐसी हैंकी पैंकी हो रही होगी और मैं इससे किनारा कर लूँगा और फिर मैं कुछ अपना कर लूँगा जो भी मैंने करना है। लेकिन मैं इस नीयत से अंदर गया था। कोइंसिडेंटली एक जो सेल्स एजेंट मुझे शुरू में उस दिन मिल गए, फर्स्ट मेरी किस्मत, वो अच्छे थे। उन साथ मैंने कोई 2-2.5 घंटे टाइम स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा सवालात पूछे, और तकरीबन सारे सवालात के मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गए। जनरली स्पीकिंग, जब आप इस माइंडसेट से जाते हो कि गलतियाँ निकालो, नुक्ताचीनी करो, तो सेटिस्फैक्शन सवालों में मिलना बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन मैंने
बहुत ज़्यादा सवालात मेरे ख्याल है किए और पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल है। इन मोस्ट केसेस आई वाज सेटिस्फाइड, और जिन केसेस में मैं नहीं भी था उनमें मुझे ये था कि यार नीयत ठीक है, दे फाइंड अ वे आउट। जैसे इस्लामिक बैंकिंग का भी मुझे पता है कि जो जितना हमने पढ़ा हुआ है कि अभी उसमें ग्रे एरियाज़ हैं, लेकिन एज एन अवाम हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है टू मेक इट वर्क, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। तो इस केस में मैंने जितने सवालात किए वो सारे वो हो गए। इनफैक्ट मुझे ये बात बहुत सही लगी कि इंटेंशन में, कोर इंटेंशन में मेरी वैल्यूज़ मैच करती थी कि वो भी हलाल चीज़ करना चाहते थे एट द हार्ट ऑफ इट। तो देन देयर आई रियलाइज्ड कि शायद और ये बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो मैं अगर शुरू करूँ तो नहीं कर सकता। जैसे मैं डेवलपमेंटल, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में नहीं कर सकता। मैं कंप्लीटेड मैच्योर रियल एस्टेट को फ्रैक्शनलाइज करना चाहता था। मैं चाहता था कि लोगों को रेंटल कम से कम, जैसे किसी अच्छी बिल्डिंग में, फॉर एग्जांपल सेंटोरस में आप एक दुकान लेके भी मैं अपने ख़ानदान के 10 लोगों के पैसे डाल के दुकान ले लूँ और रेंट जब आता रहे तो उसको डिवाइड करता रहूँ। तो ये तो मैं कर सकता था, लेकिन बनाना मेरे बस से बाहर था। ये लोग वो काम कर रहे थे। और फिर ब्लॉकचेन वाज एडिशनल, मुझे तो पता भी नहीं था ब्लॉकचेन क्या होती। तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई और बंदा अगर ये काम कर रहा है तो मैं ज़िंदगी में कुछ और कर सकता हूँ। और आई फाउंड देम ट्रस्टवर्दी इनफ कि इनको ट्रस्ट करके मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर दूँ और मैं फिर ज़िंदगी में और काम करूँ। दैट इज़ हाउ आई लैंडेड। एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दुबई, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई मनी जो मेरे पास उस वक्त रिमेनिंग थी वो मैंने उस वक्त डाउ प्रॉपर्टी के 1-2 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दी थी। अच्छा, आपने कहा कि मेरे कुछ सवाल थे और काफ़ी पॉइंटी सवाल थे। तो मेरे ख्याल से जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके कॉलीग्स, आपके दोस्त, उन लोगों के भी वही सवाल हों। तो अगर मैं इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि वो क्या सवाल थे और आपको क्या जवाब मिला और कौन सी चीज़ ने सेटिस्फाई किया? पहला सवाल क्या था? सही, आई थिंक एक तो जिसमें मैंने बताया ना, रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट के जो मसाइल हैं वही वाले कि कितने ट्रस्टवर्दी लोग हैं इन टर्म्स ऑफ, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार सेफ कितनी है, लोग लेके भाग जाने वाले। तो थोड़ा सा लोग और फिर थोड़ा सा, लेकिन 2 तरीके होते हैं जिससे आपके साथ कोई नुकसान होता है आपको। एक किसी की इनएबिलिटी की वजह से और दूसरा उसकी बुरी नीयत की वजह से। तो ये 2 चीज़ें मोर लेस चेक करनी होती है ना। अगर कोई बंदा अच्छी नीयत का भी हो लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है तो वो बिल्डिंग गिरा देगा फॉर एग्जांपल। तो मुझे इन्हीं दोनों चीज़ों पे इनको एवेल्युएट करना था कि यार एक तो नीयत तो आप लोगों को जान पहचान के ही समझ सकते हो, लेकिन दूसरा नीयत के बाद जो उनका एबिलिटी है वो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड से देखते हो और वो देखते हो। मोस्टली यही चीज़ें कि सेफ्टी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट कितनी है। ब्लॉकचेन की मुझे उस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर किसी ने ये ब्लॉकचेन, और मुझे इतना पता था ब्लॉकचेन का कि यार ये है ही बनाई फॉर ट्रस्ट पर्पसेस, इसका कोड रन होता है। तो मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर किसी ने पाकिस्तान में बैठ के ये चीज़ करने की कोशिश की है तो नीयतन तो ठीक है, और अगर वो नीयतन ठीक है ना तो इन दैट केस मेरे साथ 2 नंबरी बहुत अनलाइकली केस में होएगी। मतलब वो बंदा फंस गया है, कुछ वो हो गया, लेकिन नहीं होनी चाहिए। तो नीयत देखनी थी और एबिलिटी देखनी थी, ये 2 कोर चीज़ें थी। ब्लॉकचेन वाज जस्ट एडिशनल जो के साथ मिल गया। मुझे उस वक्त समझ तो नहीं आई थी एंड आई डिड नॉट केयर कि वो ब्लॉकचेन है कि नहीं, बट या। अच्छा, आपने कहा सेफ्टी ऑफ मनी। ज़्यादातर लोग जब भी सेफ्टी ऑफ मनी की बात करते हैं तो रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। जिस तरह हम रेंटल देखते हैं कि आप अगर 2 करोड़ का घर लेते हैं तो उसकी कोई 1-2% आपको रेंटल आता है, और वो भी कभी कभी कम होता जाता है डिपेंडिंग ऑन रोड्स और अदर नेटवर्क और फैसिलिटीज़ वगैरह। तो आई एम श्योर आपका टेक के साथ साथ एक MBA भी आपने किया हुआ है, तो आपने सेफ्टी ऑफ मनी के साथ साथ आपके पास और ऑप्शन तो होंगे। तो आपने जो रिटर्न वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी कोई असेस की होगी, और उसको कैसे परखा? जो देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो आप मार्केट में रेट देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा होता है। मैंने उसी दौरान एक और भी सिमिलर एरियाज़ में एक और इन्वेस्टमेंट की थी, उसी दौरान तो उससे थोड़ा सा पहले। उसके अंदर मुझे आइडिया था कि यार मार्केट में क्या रेट है क्या नहीं है। मुझे उस वक्त जो रेट इन्होंने ऑफ़र किया था, और वो मुझे ना असल में, क्योंकि मैं एनालिटिक्स का बंदा हूँ, तो मुझे इनका पूरा मॉडल समझ में आता था। उस वक्त जो भी मॉडल चल रहा था कि प्राइसिंग कैसे हो रही है, मुझे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी लगती थी कि क्योंकि मुझे नंबर समझ में आते हैं, शायद आम आदमी को उस तरह समझ में नहीं आते, लेकिन मुझे समझ में आता था कि जिस तरह ये चीज़ प्राइस्ड है वो बिल्कुल मेरे बेनिफिट में ज़्यादा है
बनिस्बत इसके कि मैं किसी और के प्राइस किए हुए चीज़ के ऊपर वो कर, तो मैंने एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे और बड़ा समझने की कोशिश की थी, इसी भी मैंने 2-2.5 घंटे जो है वो दिमाग खाया था। लेकिन या तो वो उसकी कंक्लूजन मेरी ये थी कि मुझे फॉर एग्जांपल BPR जो एक बिल्डिंग है जो अभी कंप्लीशन के करीब है, उसमें मैंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर या अक्टूबर 2021 समवेयर अराउंड दैट टाइम, आई थिंक शायद अक्टूबर था, उसमें मैंने 9,500 पर स्क्वायर फुट लिया था। मुझे उस वक्त, क्योंकि मैंने मार्केट में ज़्यादा थोड़ा बहुत पता किया होता है और वो किया होता है, उस वक्त जो मार्केट में रेट्स मिल रहे थे वो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट में मिल रहे होते हैं और आप उनको, मैंने एक्चुअली उसकी एक्सेल शीटें बनाई थी कि इंस्टॉलमेंट पे अगर आपको मिल रहा है तो लेट से 20-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट मिल रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट इस तरह रहता है तो मैं अभी भी पूरा भी तो ले रहा हूँ ना, यानी कि मैं अपफ्रंट पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने उसके नेट कैलकुलेशन निकाल ली थी कि यार नेट में मुझे उसकी वर्थ कितनी है। बहरहाल वो मुझे सस्ता ही पड़ा था और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि लिक्विड था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सारे पैसे किसी और जगह डाल देता हूँ तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक दुकान पूरी ना हो जाए कोई बायर ना आ जाए, कैसे बायर मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन थोड़ी अमाउंट की सेल तो हो जाती है, और वो इनके वाले मॉडल से मुझे समझ में आती थी कि अगर मैं छोटे यूनिट्स को, और मेरे पास पैसे इतने थे भी नहीं कि बाय द वे मैं पूरी दुकान कर सकूँ, तो मैंने 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे BPR में कुछ स्पेस ली थी, और मुझे थोड़ी सी चॉइस भी मिल गई उसकी वजह से, छोटे टिकट साइज़ होने की वजह से, तो मैंने थोड़ी सी दूसरी बिल्डिंग में कर दी। उसका भी फ़ायदा ये हुआ कि 2 में डाइवर्सिफाई हो गई। और 9,500 पे ना उस वक्त जो दिमाग में था, मतलब इन्होंने जो एस्टिमेट्स दिए थे उसमें ये था कि विद इन 2 ईयर्स, यानी कि 2023 का एंड, अराउंड 30,000 की हो जाएगी। अच्छा, वो मैंने चेक भी कर लिया कि मार्केट से कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से उस वक्त वो 22-23 का बेचते होते थे फ्यूचर प्राइसिंग के ऊपर ना। तो मैंने कहा अच्छा आप इसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ भी लगा लो, थोड़ा सा वो लगा लो, थोड़ी सी बिल्डिंग प्लान बेहतर थी, ये एजुकेटेड अप्रोच थी चीज़ों की। इट वाज नॉट जस्ट अनदर बिल्डिंग। मैंने एक गलती कर चुका हूँ पहले, एक जस्ट अनदर बिल्डिंग में लेके, और वो होता है कि बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन वो खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका यूज़ केस नहीं है। तो ये मुझे समझ में आती थी, दफ्तर खान से डील हुई थी, इट वाज ऑल एडिंग अप। तो डेडिकेटेड कोवर्किंग स्पेस, हम अगेन टैक्स से हमें कोवर्किंग स्पेसेस की समझ में आती है। तो 30,000 पर स्क्वायर फुट की उसकी फोरकास्ट थी बाय एंड ऑफ 2023, और उस वक्त जो रेंटल एक्सपेक्टेड था, उन्होंने जो कहा था कि एक्सपेक्टेड रेंटल, वो था अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त जो कम्युनिकेट हुआ था वो आई थिंक 95 नहीं, आई थिंक 120 पर स्क्वायर फुट था। और 95 का जो नंबर है ना, वो ये है कि मैंने उस वक्त मार्केट से जो पता किया था तो उन्होंने कहा था यार इतनी 95 to 100 वर्थ हो सकती है, बट उसकी रीज़न ये थी कि वो अनफर्निश्ड था और ये फर्निश्ड था, तो इसका थोड़ा सा ऊपर होना था। उन्होंने 120 की बात हुई थी। मैंने उसका हिसाब बेसिकली ये किया था कि अगर तो मेरे पैसे 9,500 से 30,000 हो जाते हैं तो 3x है। 3x मुझे 2 साल में तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। प्लस अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मुझे अच्छी रेंटल चाहिए। रेंटल मार्केट के अंदर रेजिडेंशियल का हार्डली, आप बहुत लकी हो तो 3%, 1.5% एनुअल मिलता है। ये अक्सर लोग ये कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो लेट्स पुट दीज नंबर्स पहले कि 2.5 से 3%, आप बहुत लकी हो तो 3% है, 1.5% रेंटल है एनुअल। लेकिन उसमें से आपकी एक तो हेडेक बहुत ज़्यादा है कि मोटर ख़राब हो गई, दरवाज़ा ठीक कराना है। तो मतलब वो एक दोस्त है मेरा, उसने इसी तरह ही लिया हुआ है। तो उसमें ये है कि नेट में आपको 2.5 भी अगर रेंटल आपकी वैल्यू के अगेंस्ट 2.5% मिल भी रहा है तो वो आपको बच के 2.1 इश ही आता है। एग्जाम्पल, करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट को घर, रेजिडेंशियल कोई घर छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया तो उसका तो आप 2.5 लाख रुपए ही बचेगा आपको। बिल्कुल, साल का 2.5 लाख, और उसको आप महीने में डिवाइड कर लें तो महीने का 20,000 मोर लेस, सही है। उसमें से भी आपका कुछ खर्चे आप निकाल देंगे तो आपका, यू कैन डू द मैथ्स कि वो। और यहाँ पे आपको कितना, मैं आपको पहले बता दूँ, सो रेजिडेंशियल के अंदर 2.5% है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाकिस्तान में 5-6% है। मैंने कुछ ऐसा रिटेल में भी काम किया हुआ है, तो मुझे कमर्शियल के रेंटल्स भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि जब अच्छा ब्रांड कोई चीज़ रेंट पे लेता है तो वो आपको मेंटेनेंस भी नहीं करानी पड़ती, और वो सारे का सारा टाइम पे रेंट भी आता रहता है, और वो जो सारी हैसल है आपकी जो, वो भी रिमूव हो जाता है। तो कमर्शियल की मुझे समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन, इसमें क्योंकि नेट में ना अगर आप 30,000 के अगेंस्ट वो करो, अभी जो इक्वेशन है वो क्या है,
ओवर टाइम 2023 में पूरा होना था, साल का लैग आया इन कैश फ्लो में सब कुछ, तो डिले आया, विच आई अंडरस्टैंड। पूरी मेरी और भी जगह इन्वेस्टमेंट सारी फंसी हुई है, लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड अब वो 2024 के एंड में पूरी हुई। 9,500 से 35,000 पे अभी इसकी सेल प्राइस है। तो इसका मतलब है कि मैंने अगर 3 साल में भी 3.5x कर लिया है तो कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं देती। रेंटल अभी की जो इनकी एग्रीमेंट जो मुझे पता है वो 125 पर स्क्वायर फुट चल रही है। ये अगर जो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर मंथ है, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे और डिवाइड बाय 9,500 करेंगे, तो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये मोर देन 14% दे रहा है, 14-15% दे रहा है, जो आपको रेंटल में कभी भी नहीं मिलता। तो अगर आप यूँ देखें इन माई जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मुझे अब रेंटल एक ऐसी इनकम है जो रेंट है ना, रियल एस्टेट है, पक्की आ रही है मेरे। आई ओन सम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मुझे पक्की आ रही है। तो उस तरह के तो मेरी जर्नी में एक बहुत बड़ा स्टेप है। 2 साल मैंने वेट किया, फाइन, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग 14% एनुअल एंड 3x इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर भी हो गया। तो आई कुडंट हैव गॉटन एनी बेटर। तो ये किसी मैं अगर कोई, वैसे तो इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अगर मैं कोई मकान भी ले लेता तो बीच में खौरियाँ उसको मेंटेन करने की, बट उसकी कैपिटल वैल्यू क्या ही होती है जो प्रॉपर्टी इस्लाम आया उसके अंदर। तो द वे आई सी इट इज़ कि जितनी मैंने पैसे पहले लगा दिए, जब वो बीच में महंगाई हुई और सरिये की प्राइस वगैरह ज़्यादा हुई, तो वो मुझे, क्योंकि मैं पहले लगा चुका था, तो वो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हुआ मेरे गेन के अंदर। आखिरी मेरा सवाल ये है कि हम जितने भी थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। तो एक नई कंपनी अभी भी अगर देखा जाए तो उसको 3-4 साल हुए हैं, टेक जिसका लोगों को पता भी नहीं है, उससे डर भी लगता है जिस चीज़ का आपको नहीं पता होता। फिर आप हलाल हराम की भी हमें बहुत ज़्यादा वो एक ब्लर सी लाइन है। तो ये 2-3 की एक डाइवर्सिफिकेशन और ये हलाल हराम को ये आपने किस पैमाने पे जज किया, उसके क्या आप सोचा? एक तो ये कि पहली बात तो आपने की ना कि वो नई कंपनी है और उसकी थोड़ी सी रिस्क टेकिंग प्रोफाइल मेरी है। मैं जो गोल्स रखे हुए थे, असल में गोल्स भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट के रखे हुए थे ना, तो उन गोल्स के लिए हाई रिस्क हाई रिटर्न मूव पे ही जाना पड़ता है। मैं नॉर्मल फ्लो से जाता तो शायद नॉर्मली कर रहा था, तो वो तो मैंने वैसे मेरी अपनी प्रोफाइल थी। मैं आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स जो चीज़ मुझे समझ में आती है, तो मैं उस तरफ थोड़ा सा अपनी हंच के ऊपर भी बैट कर लेता हूँ। मुझे लोग समझ में आए थे, मुझे ये समझ में आती थी कि लोगों की इंटेंट ठीक है, गलतियाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन नेट में मैं फिर भी बेहतरी रहूँगा किसी और जगह फंसने से। अच्छा, हलाल हराम की मेरी अपनी, मुझे जो मैंने अपनी तरफ से बहुत पढ़ा हुआ है, जितनी मुझे समझ में आती है, मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन प्रॉपर पढ़ा हुआ है। तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैंने इनसे जो इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में शायद ऐसे सवाल पूछे थे जो इन्होंने भी शायद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों के जो जवाब नहीं मिले थे वो ऐसी था कि शायद इन्होंने भी उस लेवल पे शायद एट सम लेवल ना सोचा हो। लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ें तो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे जहाँ तक समझ में आई मुझे सही लगा। जिस तरह प्रोडक्ट्स बने हुए हैं मुझे बिल्कुल समझ में आई, तो वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे ये पता था कि वो सूद वाला काम नहीं हो रहा, वो उसकी एक डेफिनेशन है, वो मुझे डेफिनेशन आती हैं सारी, तो वो डेफिनेशन पे नहीं वो बैठता। लास्ट मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 2021 में इन्वेस्ट किया और 2022 में एकदम से हमारे पूरे इकॉनमी क्रैश कर गई और अभी तक चल रही है। तो होता क्या है कि ख़ास तौर पे आप कोई जद्दी पुश्ती इन्वेस्टर तो नहीं आ रहे, तो जो लोग नए इन्वेस्टर होते हैं, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी कम होती है, तो हमें डर जल्दी लग जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। आपके पास वो फेज़ आया, कैसे वो आपने एंड्योर किया, और अब आपको जो मार्जिन्स वगैरह दिख रहे हैं, वो जर्नी कैसी थी और क्या सोचा और वो क्या उसका निकला एंड? तो देखिए, सो फाइनेंशियल ऊंच नीच का तो थोड़ा सा इतना पढ़ लिख लिया है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि वो हर कुछ अरसे बाद आनी है और वो साइकिल चलता रहेगा। जाहिर है थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ, जो कि हर बंदे को कि डिले आ गया चीज़ों के अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिले थोड़ा एक्सपेक्टेड भी होता है ना। जब भी आप किसी प्रॉपर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या वो करते हो, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिले और अदर थिंग्स, मार्केट रिस्क एनीवे होता है, लॉस। हाँ, लॉस। लेकिन इस केस में रियल एस्टेट में लॉस का कम चांस है ना, लॉस का इस केस में चांस है, डिले का चांस है। लॉस क्या ही हो जाएगा, मतलब एक रियल एस्टेट है, रियल ऐसे नहीं हो सकता। देखें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जिस रेट पे बढ़ रही है, जिस रेट पे आपके सारे डिले हो सकता है, लेकिन एंड में रियल एस्टेट के लोगों को ज़रूरत पड़ जाएगी।
किस तरह यूज़ होती है वो एक डिफरेंट बात है। अगर किसी बंदे की जो ऊपर बैठा है नीयत ठीक है तो उसमें कुछ होता नहीं, डिले आ सकता है। डिले को मैंने सिर्फ समझ लिया, अच्छा मेरे पास बेंचमार्क्स भी तो है ना, मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट सिमिलर टाइम पे एक और जगह भी की हुई थी, वहाँ से तो मुझे जो रिस्पॉन्स आ रहा था उससे तो बहुत बेहतर था कि यहाँ पे कोई प्रोग्रेस चल रही है। अब मुझे वाकई जेन्युइनली उम्मीद है कि अगर दफ्तर खान उस बिल्डिंग में आ रहा है तो आई विल हैव माई, अगर ये कम भी होता तो आई वुड हैव बीन फाइन, लेकिन इस मार्केट में आप समझ लें कि मैंने इस दौरान भी 100% से ऊपर अगर एनुअल रिटर्न निकाला है तो आई थिंक देयर इज नॉट टू मेनी बेटर ऑप्शंस। अच्छा, एट द एंड मैं से पूछूंगा कि आप डाउ प्रॉप्टेक के अब तो एक बड़े इम्पोर्टेंट वर्किंग उसका एक हिस्सा भी हैं, तो आप किन लोगों को अपने नेटवर्क में कॉल आउट करना चाहेंगे कि उनको सजेस्ट करेंगे ये वाली इन्वेस्टमेंट? सो जब भी हम कॉर्पोरेट में थे तो एक प्रॉब्लम हमें जो होती है वो यूजुअली ये होती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो होता है, लेकिन हमारे एक तो टाइम नहीं होता कि किसी चीज़ को जांच पड़ताल करके इन्वेस्ट करें, और दूसरा नॉर्मल रियल एस्टेट एजेंट्स पर इतने ट्रस्ट नहीं होता कि हम उनको, क्योंकि बिजी इतने होते हैं कि रिमोटली उस चीज़ को मैनेज भी कर सकें और उसको या उस पर अपडेट भी ले सकें। तो एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ टेक पर्सन मुझे चीज़ समझ में आती थी, खासतौर पर मैं कुछ अर्सा बाहर भी रहा हुआ था। सो इवन इफ फॉर एग्जांपल आई वुड हैव लव्ड दिस ऑप्शन इफ व्हेन आई वाज लिविंग अब्रॉड एज वेल, कि मुझे साथ साथ अपडेट्स आ रही हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, देयर इज समवन रिमोटली रिस्पॉन्डिंग एज वेल। माय कॉल आउट फॉर एग्जांपल इज फॉर एवरीवन who has had a similar experience. एक पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोगों के पैसे फंस जाते हैं। DHA वैली है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों ने बड़े एक्साइटेड होकर पैसे लगाए थे, वो आज तक फंसे हुए हैं और उसके कोई होप नहीं है कि आगे क्या होगा। इसी तरह लोगों ने कराची में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इस उम्मीद से कि वो बड़ा ज़बरदस्त जाएगा, वो स्टॉप हो गया। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, टेक है, नए लोग हैं, तो आपके भी बैक ऑफ योर माइंड होगा कि यार ये फंस गए तो क्या करूँगा, तो उसका आपने क्या सवाल का जवाब ढूंढा? लिक्विडिटी इज़ अ फेयर कंसर्न। सो मेरे जहन में भी ये था कि कोई चीज़ जब एग्जिट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि देखें इन द एंड तो इन मोस्ट केसेस एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी रियल एस्टेट में जाती है। आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन डेड प्लॉट्स, वो तो बिल्कुल एक आई डोंट इवन थिंक इट्स राइट। लेकिन एक बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, इज़ गुड फॉर द होल इकोसिस्टम एज वेल। तो मुझे समझ में आती थी ये वाली बात। लिक्विडिटी के केस में अगर मैं कभी भी एक डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर, एक बनती हुई बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे हमेशा लिक्विडिटी का चैलेंज होगा। यहाँ पे मार्केट से कम था, बिकॉज आई कैन सेल इन स्मॉल टिकट आइटम्स, और आई कैन सेल एक चीज़ जो फ्यूचर में इंक्रीज होनी है, नज़र आ रहा है उसकी प्राइस इंक्रीज होनी, तो आई कैन सेल इट एट अ गुड प्राइस। मतलब अगर डाउ वाले एक रेट पे बेच रहे हैं तो मैं उससे कम रेट पे किसी और को बेच दूंगा। अगर मुझे और छोटा टिकट साइज बेचना, मुझे 50,000, 1 लाख, 2 लाख का एग्जिट चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। ये मुझे नॉर्मल रियल एस्टेट में ऑप्शन थी ही नहीं मेरे पास। तो वट एवर लिक्विडिटी देयर इज, इट इज़ मोर देन जो नॉर्मल रियल एस्टेट ऑफर करती है। पहले डाउ प्रॉपर्टेक का काफ़ी अर्सा पहले 2 साल मार्केट प्लेस चलती थी, और मैं अगेन टेक बैकग्राउंड की वजह से मुझे उस मार्केट प्लेस का मॉडल समझ में आता, द वे इट वर्क्स। मैंने सारी ज़िंदगी मार्केट प्लेस में एक्चुअली जॉब भी की है, मुझे समझ में आता है कि देयर इज़ बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन यूजर्स, और वो चलती थी। अभी रिसेंटली क्लोज्ड है, आई थिंक वो लिक्विडिटी के इशूज़ की वजह से क्लोज्ड है, विच आई अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ में आता था कि ऐसे होना चाहिए कि मैं कम स्क्वायर फीट बेच सकूँ। जब मैं इनको परखने बैठा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि डाउ प्रॉपटेक नाम कैसा है। अच्छा, प्रॉपटेक मैं समझता हूँ, अगेन आई एम फ्रॉम टेक, तो प्रॉपर्टी टेक है, लेकिन डाउ मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने एक्चुअली जाके गूगल किया कि डाउ से बनता क्या है, एंड टू माई सरप्राइज, मतलब मैं अपने आप को बड़ा टेक में काम करने वाला और वो कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग टेक में काम करते हैं उनको इस वक्त भी 2024 में भी नहीं पता कि डाउ से क्या बनता है। आई थिंक दिस इज, जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला ये तो 2030 ऑनवर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशंस का मॉडल है। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था कि कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के, पहली बात है किसी को ये पता है, मैं बाहर से होके आ गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि डाओ होती क्या चीज़ है। सो डाओ इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन वो मैंने उसके बाद इनको जानने के बाद गूगल किया जाके। दूसरा, सिर्फ जानता नहीं है, सिर्फ उसको उस
चीज़ के बारे में पता नहीं, उसने उस पर एक कंपनी बिल्ड करने की कोशिश कर ली है। लाइक मेरे लिए ये इतना प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट था कि मेरे बिल्कुल इट वॉज बैफलिंग फॉर मी कि कोई बंदा यहाँ बैठ के ये सोच रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और आई मीन वी ऑल नो कि हम टेक जब शुरू होती है तो सारे एज डिसबिलीवर्स ही स्टार्ट करते हैं। करीम में लोग कहते थे कि करीम कोई यूज़ नहीं करेगा, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और वो हैं। आज आप देख लें अरे ऊबर करीम कहाँ पे है और किस तरह है। तो शुरू में हमेशा डिसबिलीव से ही स्टार्ट होता है, दैट्स फाइन। एंड आई हैव ऑलवेज बिन इन द ऑन द बिलीवर साइड ऑफ थिंग्स की चीज़ें हैं। तो मेरे लिए द नेम इटसेल्फ, ऑल्दो वैसे समझ में नहीं आती कि क्या नाम है, बट द नेम, द फैक्ट दैट समबडी थॉट ऑफ दिस नेम एंड देन एक्चुअली क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इट, मेरे लिए बिल्कुल बैफलिंग था। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, आई हैव बीन अ कस्टमर विद दाव प्रॉपटेक सिंस 2021, but I've recently been involved because I have a tech background as well. I've been involved in a lot of operations as well. तो I think ये clarify यहाँ पे करना ज़रूरी है कि मैं अभी ये वीडियो एज अ कस्टमर कर रहा हूँ, लेकिन I'm also involved in a lot of operations and a lot of my I've had a lot of friends invest as well. तो